शिकस्त किसी बड़े हादसे से नहीं आती। कभी कभी वो धीरे धीरे चुपचाप रिश्तों की दीवार में पनपती है। एक महीन सी दरार होती है जो दिखती नहीं है, लेकिन भीतर से सब कुछ खोखला कर देती है। जब मधु की सास का शक गहरा हुआ तो उसने मधु का पीछा किया। मधु की गाड़ी वहां रुकी जहां शरीफ घर की औरतें नहीं जाती। रंगे हाथों पकड़ी गई। उसकी आंखों में शिकायत नहीं थी, बस थकान थी। ऐसी थकान जो रोने की इजाजत भी नहीं देती। वो जानती थी कि उसे क्या चाहिए, लेकिन ये भी जानती थी कि जो चाहिए वो मांगना गुनाह समझा जाएगा। यहाँ औरत का चुप रहना ही सबसे बड़ा फर्ज था। हर सुबह वो नई उम्मीद के साथ उठती और हर रात एक नई शिकस्त के साथ सो जाती। लोग कहते सब कुछ तो है तुम्हारे पास, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम खुद कहाँ हो। धीरे धीरे उसने बोलना कम कर दिया। शिकायतें दिल में दफन होने लगी। प्यार कर्तव्य में बदल गया और रिश्ता एक समझौते में। वो जान चुकी थी इस घर में आवाज़ उठाने से नहीं, सहने से इज्जत मिलती है। यहीं से उसकी पहली शिकस्त शुरू हुई, खुद से। इस घर में हर रिश्ता एक जिम्मेदारी था और जिम्मेदारियां निभाते निभाते वो कब एक इंसान से सिर्फ एक औरत बन गई, उसे पता ही नहीं चला। वो जब हंसती तो कहा जाता ज्यादा खुल रही है, जब चुप रहती तो ताना मिलता घमंडी हो गई है। उसके हर रूप पर पहरा था, सिवाय उसकी तकलीफ के। घर के फैसले होते रहे, लेकिन उसकी राय कभी नहीं पूछी गई, क्योंकि यहाँ राज रखने का हक सिर्फ उन्हें था जिनकी आवाज भारी मानी जाती थी। वो जानती थी कि आज उसने सवाल किया तो कल उसे दोषी ठहराया जाएगा, इसीलिए उसने खामोशी चुन ली। पर खामोशी भी आसान नहीं होती। हर अनकही बात, हर दबा हुआ आंसू सीने में एक और शिकस्त जोड़ देता है। उसे एहसास होने लगा था कि वो इस रिश्ते में हार नहीं रही, वो धीरे धीरे मिट रही है। ये कहानी मधु की है। मधु ने 12वीं तक पढ़ाई की थी और फिर उसकी शादी हो गई। मधु ने हमेशा से चाहा था कि उसका पति प्यार करने वाला मिले, उसे समझने वाला और उसकी हर बात को पहले नहीं तो कम से कम दूसरे नंबर पर रखने वाला। लेकिन मधु की किस्मत में तो सिर्फ शिकस्त ही लिखी थी। शादी से पहले उसने कभी किसी लड़के को नहीं चाहा, बस उसने इंतजार किया कि मेरा पति ही होगा जिसे मैं सब कुछ मानूंगी। वो पहली सी मोहब्बत और वो पहली सी बातें सिर्फ और सिर्फ अपने पति को दूंगी। लेकिन उसकी शादी हुई जहां जिम्मेदारियों का बोझ बहुत था और उसे जिम्मेदारियां कभी पसंद नहीं थी। मधु ने हमेशा यही माना था कि कुछ दरवाजे जिंदगी में ऐसे होते हैं जिन पर दस्तक देना भी पाप होता है। लेकिन उस दिन दरवाजा उसने खटखटाया नहीं, बस खुला रह गया। माधव उसका कोई पुराना दोस्त नहीं था और ना ही कोई बचपन का प्यार। वो बस एक ऐसा इंसान था जिसने उसकी बात पूरी सुनी, बिना टोके, बिना सलाह दिए, बिना फैसला सुनाए। यही उसकी पहली गलती थी, क्योंकि जिन औरतों की जिंदगी में कोई सुनने वाला नहीं होता वो अक्सर गलत जगह सुकून ढूंढ लेती है। माधव की आंखों में सहानुभूति थी और उसकी आवाज में वो ठहराव जो मधु ने सालों से नहीं सुना था। पहली मुलाकात छोटी थी, लेकिन एहसास बहुत बड़ा। माधव की उंगलियां मधु की उंगली से टकराते ही मधु के दिल में जैसे कुछ खुशबू फैल गई हो। उस दिन बारिश हो रही थी। मधु की सास ने कहा कि आज तू सब्जियां लेने जा। वो पहली बार था जब मधु की सास ने मधु को ये कहा था कि तू बाहर से जाके सब्जियां लिया। मधु पहले ही बहुत आजाद किस्म की थी। उसके दिल में तो जैसे खुशी की लहर उठ गई। वो फटाफट तैयार हुई, पैसे लिए और चली गई। बारिश हो रही थी, थोड़ी धीमी थी बारिश, लेकिन इतनी थी कि मधु को आजादी महसूस हो सके। वो हल्की सी भीगी हुई और एक सब्जी के ठेले पर रुकी। वहाँ उसे कुछ पसंद नहीं आया तो वो सामने एक छोटे से दुकान में चली गई जहाँ सब्जियाँ और फल स्टोर होते हैं। वो एक स्टोर था जहाँ माधव से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। माधव स्टोर के अंदर था। वो बारिश के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। तभी मधु स्टोर के अंदर आई। माधव की पहली नज़र मधु पर पड़ी। वो थोड़ी ठहर गई और जब मधु ने उसे देखा तो मधु जैसे सहम गई, पर उसे अच्छा लगा। इतने सालों बाद कोई उसे देख रहा था। वो भूलना नहीं चाह रही थी और वो चाहती भी नहीं थी कि माधव अपनी नज़र हटा ले। वो इधर उधर घूम के
माधव को चोर नज़रों से देखती और माधव सिर्फ उसी को, और बाहर बारिश को कि थम जाए तो वो बाहर जाए। बारिश थम गई, लेकिन माधव दुकान से नहीं निकला। अब उसकी आंखें सिर्फ मधु के पीछे पीछे थी। माधव एक जगह खड़ा होकर सिर्फ मधु को ही देख रहा था। मधु ने सब्जियां ली और बिल कराया, दुकान से बाहर निकल गई। बाहर निकलते वक्त मधु ने पीछे पलट कर देखा तो माधव उसे ही देख रहा था। जैसे ही मधु पीछे पलट कर देखी, माधव जल्दी से दौड़कर उसके पास गया और उससे बात की। आपको पहले कभी नहीं देखा। मधु ने कहा, जी मैं इसी एरिया में रहती हूँ। माधव ने कहा, अच्छा, बहुत खूबसूरत हो। जैसे ही उसने मधु को खूबसूरत कहा, मधु की थैली नीचे गिर गई। माधव ने उठा के उसे दिया। उसका हाथ मधु के हाथ से टकराया। मधु के दिल में जैसे खुशबू फैल गई। मधु ने उंगलियों को और बिछा दिया उसके हाथों पर। माधव की आंखें मुस्कुराने लगी और होंठ शांत हो गए। माधव को एहसास हुआ कि लोग उसे देख रहे हैं। माधव ने तुरंत उसे बैग उठा कर दिया और पूछने लगा, क्या मैं आपको छोड़ सकता हूँ? मधु घबराई और कहने लगी, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। वो पहली मुलाकात थी, छोटी थी, पर दिल में एहसास बड़ा हुआ। मधु घर चली गई, लेकिन माधव का वो एहसास उसके साथ ही घर चला गया। 2-3 दिन तक वो माधव के बारे में सोचती रही। दूसरी मुलाकात के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगा। 1 हफ्ते बाद वो फिर उसी मार्केट में गई जहाँ माधव जैसे उसका इंतज़ार ही कर रहा था। जैसे ही मधु वहाँ पहुँची, माधव दौड़ के उसके पास आया और कहने लगा, 1 हफ्ता लगा दिया तुमने वापस आने में। मैं यहाँ रोज़ इसी वक्त इंतज़ार करता रहा। खैर, देर आए दुरुस्त आए। तुमने अपना नाम नहीं बताया। मधु ने सक पकाते हुए कहा धीरे से, मधु, और आपका? माधव ने कहा, वाह क्या बात है, और मेरा नाम माधव। मधु मुस्कुराई और कुछ सेकंड तक माधव की आंखों में झांका। माधव ने कहा, चलें कॉफ़ी पीते हैं। मधु ने कहा, नहीं, यहाँ कोई देख लेगा। उसने कहा, फिर कब आओगी? मधु ने कहा, पता नहीं। माधव ने कहा, मैं रोज़ यहाँ इंतज़ार करूँगा, जैसे ही तुम्हें मौका मिले ज़रूर आना। मधु ने सब्जियाँ ली और फिर चली गई। घर जाने के बाद मधु बस माधव के बारे में ही सोचती रही। मधु का पति कुछ खास नहीं था। माँ और काम, इन 2 चीज़ों के अलावा राजीव को कुछ भी खबर नहीं थी। मधु की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन मधु जिस ख्वाब को लेकर आई थी, राजीव ने उस ख्वाब को कभी पूरा नहीं किया। ना ही मधु की किसी भी चीज़ पर वो दिलचस्पी रखता। लगता जैसे कोई सामान है घर में पड़ा है। राजीव दिलचस्प नहीं था जैसा मधु चाहती थी। मधु जैसा चाहती थी वो माधव के अंदर था। 1 हफ्ता गुजरने के बाद मधु फिर गई। इस बार माधव दिखाई नहीं दिया दुकान पर। मधु की आंखें परेशान हो गई, इधर उधर ढूंढने लगी। वो सब्जियां कम ले रही थी और माधव को तलाश ज़्यादा कर रही थी। सब्जियां लेने के बाद वो कुछ मिनट वहाँ खड़ी रही, शायद माधव दिख जाए, लेकिन माधव नहीं दिखा। मायूस होकर मधु वहाँ से जाने लगी। तभी माधव अंदर आया। उसने कहा, माफ़ करना, थोड़ी देर हो गई। असल में मैं तुम्हारे लिए कुछ लेने के लिए रुक गया था। मधु घबरा गई कि मैं ये नहीं ले सकती, मैं घर पे क्या बताऊंगी। माधव ने कहा, ले लो, छुपा लेना, फूल और चॉकलेट। माधव ने उस दिन ज़्यादा बात नहीं की, बस उसे गिफ्ट पकड़ाया और वहाँ से चला गया। लेकिन एक छोटे से पर्चे में अपना फ़ोन नंबर पकड़ा गया। मधु घर गई, खाना बनाया, खूब खुश थी। शाम हुई, उसने वो नंबर डायल किया। सामने से माधव ने फ़ोन उठाया, कहा, दोपहर से ही मैं बस फ़ोन के इंतज़ार में हूँ कि तुम कब फ़ोन करोगी। मधु बहुत देर तक चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा कि मैं क्यों फ़ोन कर रही हूँ तुम्हें पता नहीं, लेकिन तुम्हें देख के अच्छा लगता है। माधव ने कहा, मुझे भी बहुत पसंद है तुम्हें देखना, तुम्हारी आंखें और तुम्हारे वो खूबसूरत होंठ। मधु शर्मा गई। उसने माधव से कहा कि मैं शादीशुदा हूँ। माधव ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन तुम्हारा दिल तो कुंवारा है। तुम्हारे हाथों को छूने के बाद लगा जैसे सालों से किसी ने तुम्हें छुआ तक नहीं है। ये बात मधु के दिल में ठंडक दे रही थी। मधु को बहुत अच्छा लग रहा था माधव को सुनना। उसने कुछ मिनट के बाद कहा, अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, मेरी सास मेरे आसपास है। माधव ने कहा, मैं इंतज़ार करूँगा, तुम जब भी फ़ोन करोगी। अब उनकी बातें रोज़ होने लगी। चौथी मुलाकात बहुत ख़तरनाक थी। मधु खुद से कहती, मैं बस बात कर रही हूँ, लेकिन वो भूल जाती कि कुछ बातें दिल को छूकर नहीं, सीधे हिला देती हैं। ये रिश्ता किसी नाम का मोहताज नहीं था, क्योंकि अगर नाम दे दिया जाता तो गुनाह साफ दिखने लगता। मधु अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में डर के साथ चमक भी थी।
और यही चमक उसकी सबसे बड़ी गवाही थी। माधव जानता था कि मधु शादीशुदा है और मधु जानती थी कि ये रास्ता उसे कहीं सुरक्षित नहीं ले जाएगा। फिर भी वो मिलते रहे, कभी कैफे में, कभी लंबी ड्राइव पर, कभी बस एक मैसेज में। अब मधु रोज बाहर जाने लगी, रोज मुलाकात करने लगी। आज बहुत भारी लग रहा है। माधव ने कभी वादा नहीं किया, लेकिन उसने वो दिया जो मधु को सबसे ज्यादा चाहिए था, महसूस होना। पर हर आवेद रिश्ता दो चेहरे लेकर चलता है, एक जो प्यार लगता है और दूसरा जो तब सामने आता है जब डर दरवाजा खटखटाता है। और अब डर आने वाला था। घर में सब अब वैसा नहीं था। मधु की चुप्पी बदल चुकी थी। अब वो खाली नहीं, छुपी हुई लगती थी। फोन को उल्टा रखकर सोना, अचानक मुस्कुराना और सवाल पूछे जाने पर चिढ़ जाना, ये सब रिश्तों में अलार्म होते हैं। उसे लगा था वो संभाल लेगी, लेकिन शक कभी आवाज नहीं करता, वो बस धीरे धीरे जड़ें जमा लेता है। मधु का पति राजीव, उसे कुछ खास पड़ी नहीं थी। वो क्या करती है, कहाँ जाती है, क्यों जाती है, वो कुछ ज्यादा सवाल नहीं करता था। लेकिन मधु की सास, वो खूब नजर रखती थी कि पहले वो कभी कभी बाहर जाती थी, अब रोज बहाना हो गया है। उसने राजीव से कहा, बेटा मधु पे थोड़ा ध्यान दे, वो आजकल बाहर जाती है तो देर में आती है। पहले तो 10 से 15 मिनट में घर आ जाती थी, अब 2-2, 4-4 घंटे नहीं आती। कहती है ट्रैफिक था, मार्केट में भीड़ थी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। राजीव ने कहा, छोड़ो ना माँ, घर के काम तो पूरे करती है ना, बस मुझे वैसे भी कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, आप तो जानती ही हैं। राजीव की माँ थोड़ा चुप तो हो गई, लेकिन उसके दिल में ये शक और गहरा होता गया। हर वक्त मधु को गुनगुनाता हुआ देखती। इतने 5 सालों में उसने कभी नहीं देखा था। नए कपड़े, परफ्यूम, प्रेस किए हुए कपड़े, घर में भी वो तैयार होके रहती। उसे कुछ अजीब लग रहा था। उधर माधव भी बदलने लगा था। अब वो अधिकार जताने लगा था। तुम हर बार देर से जवाब क्यों देती हो, मुझसे ज़्यादा ज़रूरी कौन है। कभी कभी तो मधु परेशान हो जाती। उसे लगता कि जिस रिश्ते को वो सहारा समझ रही है, कहीं वो फंदा तो नहीं बन रहा। लेकिन माधव के होने से उसे सुकून भी था। उसे लगता कि कोई मुझे चाहता तो है, मेरी बातों को, मेरी आवाज़ को, मेरी आंखों को कोई सराहता तो है। वो सब कुछ संभाल रही थी। एक दिन माधव ने उसे कहा कि सुनो, मैंने एक कमरा बुक किया है, तुमको आना होगा, मेरा जन्मदिन है, तुम मना नहीं कर सकती और मुझे नहीं पता तुम कैसे आओगी और शाम मेरे साथ होगी तुम्हारी। मधु के दिल में डर तो था, लेकिन उसने हामी भर दी। 5 दिन बाद उसे माधव के जन्मदिन पे जाना था, वो भी एक होटल के कमरे में। उसे डर था कहीं सबको पता चल गया तो घर में तूफान खड़ा हो जाएगा। लेकिन मधु ने मन बना लिया था कि वो जाएगी और ज़रूर जाएगी। वो अब बहाने तलाशने लगी। उसने अपनी सास से कहा कि मुझे मायके जाना है। सास ने कहा कि मायके, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे मायके में कि तुम अचानक जाने की बात कर रही हो, हमेशा तुम्हारा भाई लेने आता है, इस बार तुम अकेले क्यों जाओगी, उसी को कहो, वो आएगा तुम्हें लेके जाएगा। मधु ने कहा, नहीं, मुझे खुद अकेले जाना है, मैं अकेले जा सकती हूँ, तो मैं अपने भाई को क्यों परेशान करूँ। मधु का ये बर्ताव सास के दिल में और शक पैदा कर दिया। मधु की सास ने कहा, ठीक है, तुम अपनी माँ से बात तो कराओ, यहाँ से मैं अकेले कैसे भेज दूँ। एक काम करो, राजीव से बात करो, राजीव तुम्हें छोड़ देगा, वरना लोग क्या कहेंगे कि तुम अकेले क्यों आई हो मायके। मधु चिढ़ गई बहुत ज्यादा। उसने अपनी सास को घूरा, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। सास ने कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो अकेले। मधु जैसे खुशी से पागल हो गई। 5 दिन थे अभी जाने को। मधु तैयारियों में लग गई। मधु की सास को लगा कि शायद राजीव और मधु के बीच में कुछ ठीक नहीं है, शायद इन दोनों के बीच में कोई कड़वाहट है। इधर माधव उसे हर घंटे फोन करता, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसे मिलेंगे, देर तक मूवी देखेंगे और बहुत सारा वक्त एक साथ गुजारेंगे। मैसेज में वो अलग अलग तरह की पिक्चर्स भेजता। मधु पिक्चर्स देखती और डिलीट कर देती। वो खुश थी कि 5 दिन के बाद वो अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से जीना शुरू करेगी। लेकिन उसे नहीं पता था, सच कभी अचानक नहीं फूटता, वो पहले बदबू देता है। और मधु का ये रवैया बदबूदार था जो उसकी सास ने सूंघ लिया था। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन मधु को जाना था। मधु की सास ने भी सारी तैयारी करके रखी थी। मधु ने टैक्सी मंगाई, उसमें अपना सामान रखा। वो सामान नहीं था, वो तो माधव के गिफ्ट थे जो मधु उसको देना चाहती थी।
जैसे ही मधु घर से निकली, उसकी सास ने ऑटो किया और उस गाड़ी के पीछे लग गई। मधु माधव के बताए हुए पते पर पहुंच गई। उसने टैक्सी वाले को पैसे दिए और अंदर गई। 1 मिनट के बाद उसकी सास वहां पहुंची। उसकी सास ने टैक्सी वाले से पूछा, जो इस टैक्सी से औरत उतरी वो कहाँ गई? टैक्सी वाले ने इशारा किया कि इसमें गई है और अजीब ढंग से मुस्कुराया, क्योंकि वो होटल ऐसे ही लोगों के लिए था जो दुनिया की नज़रों से बच के मिलते हैं। उसकी सास के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई जब उसने होटल का नाम देखा। वो होटल कई बार रेड में सामने आया था, टीवी चैनलों पर चलता था। उसकी बहू यहाँ आखिर क्यों? मधु की सास को समझ में नहीं आ रहा था। वो चाहती थी कि जो मैं सोच रही हूँ बस वो सच ना निकले। उसकी सास धीरे धीरे अंदर गई। उसने देखा कि सामने रिसेप्शनिस्ट से मधु बात कर रही है और वो किसी माधव का नाम ले रही है। बस उसने इतना ही सुना। मधु ने कमरा नंबर पूछा और चली गई। रिसेप्शनिस्ट ने इशारा किया दूसरे कॉरिडोर में। मधु ने देखा और अपना सामान उठाया और उधर चली गई। मधु की सास का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो चाह रही थी कि वो अपने बेटे को फोन करे, लेकिन उसने कुछ सोच कर नहीं किया। पहले वो देखना चाहती थी कि आखिर उसकी बहू यहाँ पर किससे मिलने आई है। जब मधु अंदर चली गई तब उसकी सास अंदर आई और उसने पूछा कि ये जो लड़की आई थी वो कहाँ गई है। रिसेप्शनिस्ट ने बताने से मना कर दिया। कहने लगी, मुझे नहीं पता और यहाँ पर हम किसी गेस्ट का नंबर या पता नहीं बताते। उसकी सास ने कहा कि देखिए, बहुत ज़रूरी बात है, उसे नहीं पता उसके घर में क्या हुआ है, मुझे बताना पड़ेगा। वो फ़ोन भी नहीं उठा रही है, तो तुम मेरी मदद कर सकती हो, किसी की जान बच जाएगी। रिसेप्शनिस्ट ने फिर भी मना किया। फिर उसने मधु की सास की तरफ देखा। उसकी आंखें बहुत बेचैन थी, घबरा रही थी, हाथ कांप रहे थे। उसने बताया कि वो कमरा नंबर 8 में है, आप जा सकती हैं। मधु की सास पहले खड़ी रही, कुछ सोचा, फिर कमरे की तरफ बढ़ी। उसके पैर कांप रहे थे, उसके हाथ कांप रहे थे, उसका गला सूख रहा था, पर उसने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, कमरे की तरफ बढ़ा। एक बार नॉक नॉक किया, दरवाज़ा नहीं खुला। फिर वो वहाँ से वापस आई। बाहर हॉल में बैठ के उसने मधु की माँ को फ़ोन किया और पूछा, आप ठीक हैं? मधु की माँ ने कहा, हाँ सब ठीक है। मधु की सास ने कहा, अच्छा मधु पहुँची क्या? उसकी माँ ने कहा, नहीं, मधु क्यों आएगी? अगर मधु को बुलाना होगा तो मैं उसके भाई को भेजूंगी, ऐसे अकेले क्यों बुलाऊंगी उसे? उसकी माँ ने कहा, बताइए बहन जी, क्या हुआ? कोई बात है? मधु कहाँ है? क्या मधु अकेले घर आ रही है? उसकी सास ने कहा, हाँ वो अकेले आपके पास आ रही है, इसीलिए सोचा आपसे पूछ लूं, मुझे थोड़ी फिक्र हो रही थी। मधु की माँ खुश होगी, बोली, अच्छा आती है तो मैं आपको बता देती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन मधु की सास तो बहुत ही बेचैन थी। वो फिर गई कमरा नंबर 8 में और उसने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ मिनट खड़ी रही, फिर उसके बाद माधव ने दरवाज़ा खोला। माधव ने दरवाज़ा खोल के कहा, आप कौन हैं? मधु की सास ने सक पकाते हुए कहा, मैं मधु की सास हूँ। माधव घबरा गया, वो गेट पर ही खड़ा था। तभी मधु की सास अंदर घुस गई। मधु ने अपनी सास को वहाँ देखा, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जब आमना सामना हुआ तो सवाल नहीं थे, सिर्फ नज़रें थी। मधु के पास कोई सफाई नहीं थी और माधव, उसकी नज़रें झुक गई थी। मधु टूटी नहीं, वो खुल गई। पहली बार उसने कहा, मैं गलत थी लेकिन मैं झूठी नहीं थी, मैं बस बहुत अकेली थी। तुम्हारे बेटे ने मुझे कभी सराहा नहीं, कभी मुझे पाने की कोशिश भी नहीं की। बस मैं उसके लिए एक घर में पड़ा सामान हूँ। मैं दिन रात काम करती हूँ, आपकी देखभाल करती हूँ, लेकिन आपका बेटा, वो मुझे क्या समझता है? और अगर मैंने अपने लिए कोई खुशी ढूंढ ली तो इसमें क्या बुराई है? मधु की सास सिर्फ उसकी आंखों में देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। माधव चुपचाप आकर सोफे पर बैठ गया। मधु की आंखों में अब शर्म नहीं था और ना ही डर, ना कोई पछतावा। अब वो सामना करना चाहती थी। उसने अपनी सास से खुलकर कहा कि मैं माधव के साथ रहना चाहती हूँ। बहुत देर तक मधु को सुनने के बाद उसकी सास ने कहा, ठीक है, माधव से पूछो, वो तुम्हारे साथ रहेगा। मधु ने माधव की आंखों में देखा। माधव ने मधु को देखते ही अपनी आंखें नीचे कर ली। मधु उसकी आंखें नीचे करने से डर गई। उसने माधव को कॉलर से पकड़ा और सोफे से उठाया और कहा, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी खराब की और तुम अब नजरें चुरा रहे हो। माधव ने कहा, मैं तुम जैसी औरतों को अच्छे से जानता हूँ और एक तुम अकेली नहीं हो जो यहाँ मुझे मिलने आती है। मधु अब एकदम शर्मसार हो गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। मधु की सास उसकी आंखों में देख रही थी। मधु ने माधव को
जोर से झकझोरा और कहा, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। इतने महीनों तक तुम मुझसे सिर्फ इसलिए बात करते रहे कि तुम मुझे यहाँ तक बुला सको। माधव ने कहा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही समझा आपने, और तुम यहाँ तक आ भी गई। देखो तुम कितनी गिरी हुई हो। तुम्हारी जैसी औरतें हैं जिनकी वजह से समाज औरतों को ठीक नहीं कहता। मधु निशब्द माधव को देखती रही। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे और मधु की सांस उसके चेहरे पर जीत। मधु की नजरें नीची हो गई और वो घुटनों के बल बैठ गई। अब लड़ाई बाहर की नहीं थी, ये जंग उसके अंदर चल रही थी। एक तरफ वो डर जो कहता था सब कुछ छूट जाएगा, और दूसरी तरफ उसकी आत्मा जो फुसफुसाकर कहती थी अगर अब भी नहीं उठी तो खुद को हमेशा के लिए खो देगी। वो जमीन पर बैठकर ये सोचने लगी, अपने आप से सवाल करने लगी, क्या मैं वाकई गलत हूँ? शायद यही सबसे दर्दनाक सवाल होता है जब पीड़ित खुद को कटघरे में खड़ा कर ले। मधु को बहुत ही भयंकर शिकस्त मिली थी। कुछ शिकस्तें इंसान को तोड़ देती हैं और कुछ उसे गढ़ देती हैं। उस दिन जब उसने आखिरी बार सहने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ अब और नहीं। वो टूटी नहीं थी, वो बस अब और झुकने से मना कर रही थी। ये फैसला आसान नहीं था लेकिन ये ज़रूरी था। अकेलापन डराता है लेकिन झूठे रिश्ते से कम जहरीला होता है। उसने उसी वक्त फैसला लिया कि वो अपने पति को छोड़ देगी। उसने अपनी सास की आंखों में देखा और कहा कि मैं अब अपने घर नहीं जाऊंगी और ना ही आपके घर। मुझे बस इन सब चीज़ों से आज़ादी चाहिए, आपसे भी और इस रिश्ते से भी। उसने माधव को ज़्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि कहीं ना कहीं गलती उसी की थी। वो उस कमरे से बाहर आई अपनी सास के साथ। माधव भी उस कमरे से ऐसे निकला जैसे वो मधु को कभी जानता ही नहीं था। उसकी सास उसके पीछे पीछे बाहर आई। मधु ने उसी पल अपने पति को फोन किया और सब कुछ बता दिया, और अपनी माँ को भी। माधव ने रिसेप्शनिस्ट को पैसे दिए रूम के और वहां से चला गया। उसने सबको सब कुछ बता दिया। अब वो अकेली थी पर पहली बार खुद के साथ थी। लोगों की बातें थी, उंगलियां थी, ताने थे, पर वो अब हर बात से नहीं टूटती थी क्योंकि सबसे बड़ी शिकस्त वो पहले ही झेल चुकी थी और अब उसे डर नहीं लगता था। ये कहानी उस सच पर ख़त्म होती है कि हर अवैध रिश्ता सिर्फ गुनाह नहीं होता। कभी कभी वो किसी पहले से चली आ रही शिकस्त का नतीजा होता है। गलत रिश्ते सही नहीं होते लेकिन सही रिश्तों की कमी लोगों को गलत रास्तों तक ज़रूर ले जाती है। आप बताइए मधु ने ठीक किया या गलत? इसी तरह की कहानी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, मुझे सुनते रहिए। धन्यवाद।